हेलो एवरीवन, अमृत ज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हीट ट्रांसफर यानी कि गर्मी का हस्तांतरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम हीट ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और खासकर से आज का जो हमारा मौसम चल भी रहा है वो हीट का ही है। बहुत हीट हो रही है यानी गर्मी का हस्तांतरण हो रहा है। किस प्रकार से होता है, तो आइए हम चर्चा करते हैं हीट ट्रांसफर की यानी कि गर्मी का हस्तांतरण से। तो क्या होता है, आइए बेटा चर्चा करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है हीट ट्रांसफर। ठीक है बेटा, यानी कि बात करेंगे हम हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर इज द मूवमेंट of thermal energy from a region of higher temperature to one of lower temperature. It plays a crucial role in various biological processes and medical applications. For nursing students, understanding heat transfer is essential for patient care, especially when dealing with temperature. Okay, regulation, treatment of burns and the management of hypothermia and hyperthermia. ठीक है बेटे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण ऊष्मीय ऊर्जा का तापमान उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र से स्थानांतरण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारी हीट होती है वो क्या होती है कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर चलती है, यानी कि पहुंच जाती है। यह ट्रांसफर होती है, कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना बेटा। तो ये विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं और चिकित्सा अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि नर्सिंग छात्रों के लिए रोगी की देखभाल के लिए ऊष्मा स्थानांतरण को समझना चाहिए, जिससे कि खासकर जब तापमान विनिमय, यानी विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना को ही हम विनिमय कहते हैं। दो चीजों का होना जरूरी है विनिमय में, है ना बेटा। तो जलने के उपचार के लिए और हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया के प्रबंधन से निपटना हो तो हम गर्मी का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूं। यानी कि जो हमारा सामान्य टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर का कम होना हाइपोथर्मिया कहलाता है बेटा, है ना बेटा। यानी हाइपोथर्मिया कब होगा, जब आपका जो टेम्परेचर है, सामान्य टेम्परेचर कल मैंने बताया था आपको 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उससे अगर कम आपका जो टेम्परेचर हो रहा है तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर की। यानी कि टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर यानी ऊष्मा का स्थानांतरण के प्रकार, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार क्या क्या है उसके बारे में आइए हम आगे बात करते हैं। आइए बेटा, आइए देखिए क्या होता है। आइए, हीट ट्रांसफर ऑकर्स इन 3 प्राइमरी वेज: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. Each of these process involves different mechanism by which heat energy is transferred from one place to another. यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, ऊष्मा का स्थानांतरण 3 मुख्य तरीकों से होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है, जो टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या हो गया, चालन यानी कि कंडक्शन को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। फिर दूसरा होता है कन्वेक्शन, इसको हम संवहन कहते हैं। फिर होता है रेडिएशन, इसको हम बेटा विकिरण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें प्रत्येक प्रक्रिया में अलग अलग तंत्र शामिल होते हैं जिनके द्वारा ऊष्मा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन को हम कहते हैं चालन या प्रभावपत्र। एक नया नाम यहाँ पे आ गया कंडक्शन, यानी कि हमारा क्या था चालन, और यहाँ पर एक हमारा और नाम निकल के आ गया प्रभावपत्र भी कहते हैं,
या चालन कहते हैं या कंडक्शन कहते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन देखिए क्या है। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सबस्टेंसेस। द हीट moves from the hotter region to the cooler region। हाँ बेटा बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हमारा प्रभाव तत्व कहां होगा, यानी कि चालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो पदार्थों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यानी कि दो बीच माध्यम होंगे इसमें। चालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो पदार्थों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित होती है और ऊष्मा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो ऊर्जा होगी हमेशा, जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा क्या होगी, हमेशा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होगी। ये कंडक्शन कहलाता है, ये चालन होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक सिरा गर्म है एक ठंडा है तो हमेशा जो ऊष्मा जाएगी वो किधर होगी, गर्म से ठंडे की तरफ बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों ही लेवल में हो जाएंगे और दोनों का संतुलन बराबर हो जाएगा। ये जब तक ये हीट ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी हाउ टू वर्क की। ये कार्य कैसे करता है, ये काम किस प्रकार करता है, कंडक्शन। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे देख लीजिए, when a substance is heated its particles vibrate more rapidly। yes, in solids these particles are closely packed together। when they collide with neighboring particles they transfer their energy leading to the spread of heat through the material। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि यानी कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, आप जानते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं। आप किसी पदार्थ को गर्म करना तो क्या होगा, तो उसके कण क्या होंगे, तेजी से कंपन करते हैं। जैसे कि ठोस पदार्थों में ये कण एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े होते हैं। ठोस क्या होते हैं, जिनकी आकृति आकार निश्चित होता है, उनको दबाया नहीं जा सकता है क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे से धसे हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, यानी इस तरीके से इसके जो पार्टिकल होंगे वो एक तरीके से जुड़े हुए होंगे, इस तरीके से बिल्कुल भी जगह नहीं होती है पास में, बिल्कुल इनको धसा दीजिए, ये हिल भी नहीं पाएंगे। तभी हम क्या करते हैं, इनको हम जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको हम बिल्कुल भी नहीं दबा सकते क्योंकि उनमें स्पेस होता ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, उनमें स्पेस होता ही नहीं है, तो ठोस को आप कैसे बना देंगे, कैसे दबा सकते हैं। ठीक है, जब वे पड़ोसी कणों से टकराते हैं तो वे अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं जिससे पदार्थ के माध्यम से गर्मी फैलती है ना प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, अगर ठोस है, अगर वो किसी पड़ोसी कण से टकरा जाए तो क्या होगा, तो वो अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देगा और जिससे पदार्थ के माध्यम में क्या होगी, गर्मी फैल जाएगी, है ना। आइए इसके प्रमुख बिंदु की बात करते हैं। देखो प्रमुख बिंदु क्या है, इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन सॉलिड्स। बिल्कुल, यानी कि ये ठोस पदार्थों में विशेषकर जैसे कि पर्टिकुलरली मेटल्स, धातु, एज द पार्टिकल्स कण आर क्लोजली पैक्ड। यानी कि ये क्या होते हैं, ये ठोस पदार्थों विशेषकर धातुओं में सर्वाधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि इनके कण एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, इनके जो कण होते हैं कितने पास पास हैं, यानी कितने नजदीक हैं, है ना प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉटर एरिया टू द कूलर एरिया। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो हीट होती है वो गर्म से ठंडे की तरफ बहती है।
फ्लो होती है, चलती है, कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। और जब तक चलती है अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, यानी कि कहने का मतलब क्या है, तापीय संतुलन प्राप्त होने तक, यानी जब तक कि उसका तापीय संतुलन बराबर ना आ जाए, दोनों सिरे बराबर ना हो जाए, जब तक ये फ्लो होता रहता है, यानी कि तापीय संतुलन प्राप्त होने तक ऊष्मा सदैव गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है बेटा। ठीक है बेटे, आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है पॉइंट, आगे क्या कहता है। आगे हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला फॉर हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन या फूरियर्स लॉ, इसको हम फूरियर्स लॉ भी कहते हैं। ये देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, फूरियर्स लॉ, यानी चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण का फार्मूला या सूत्र, इसको हम फूरियर का नियम भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट है, इसी के नाम पर इसको हमने क्या कहा है, फूरियर्स लॉ कहा। ठीक है, तो क्या होता है फूरियर्स लॉ, जो फूरियर्स लॉ हमारा होता है Q इज इक्वल टू माइनस के, और ये हमारा जो निशान होता है, यानी कि इसको हीट का निशान कहते हैं, हीट के और A और dt ओवर dx, इसको हम dt ओवर dx भी पढ़ सकते हैं या dt बटे dx भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या होता है वो आप देख लीजिए। वेयर यानी Q क्या होता है, Q इज द हीट ट्रांसफर, यानी Q हमारा होता है स्थानांतरित ऊष्मा। ठीक है बेटा, यानी Q क्या हो गया हमारा, स्थानांतरित ऊष्मा Q होती है, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। K क्या होता है बेटा, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो K होता है वो पदार्थ की ऊष्मीय चालकता कहलाती है। जो पदार्थ की ऊष्मीय चालकता क्या होती है बेटा, वो K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। A क्या होता है, A इज द एरिया थ्रू विच हीट फ्लोज, यानी कि A वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से ऊष्मा प्रभावित होती है। क्या होता है बेटा, A का मतलब ये होता है वह क्षेत्र जिसके माध्यम से ऊष्मा प्रभावित होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। डेल्टा टी की बात कर लेते हैं। डेल्टा टी क्या है, यानी कि टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी डेल्टा टी क्या होता है, हमारा तापमान अंतर होता है। इसको डी इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, डी सामग्री की मोटाई होती है बेटा यहाँ पे, यानी टी हमारा क्या होता है टेम्परेचर, और डी यहाँ पे क्या होता है, इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, डी सामग्री की मोटाई होती है। इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर वैसे डेल्टा टी ओवर डी एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स निशान होना चाहिए बेटा, एक्स नहीं, वैसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, तो डी सामग्री की मोटाई होती है, इसको हम इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं मेडिकल एप्लीकेशन। तो मेडिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें भी जानते हैं कि मेडिकल एप्लीकेशन या चिकित्सा अनुप्रयोग में हम कंडक्शन को किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या यूज हो सकता है। हॉट एंड कोल्ड पैक्स, हाँ बिल्कुल बेटा, यानी हॉट एंड और गर्म और ठंडे पैक, when applying hot or cold packs to the body, heat is transferred through conduction. This is the helpful in physical therapy, yes, for muscles relaxation, pain relief and inflammation reduction. यानी कहने का मतलब क्या है, गर्म और ठंडे पैक का मतलब होता है जब शरीर पर गर्म या ठंडे पैक लगाए जाते हैं। पैक का मतलब यानी किसी भी पट्टी से होता है, पैक मतलब पट्टी द्वारा, तो चालन के माध्यम से गर्मी क्या होती है, स्थानांतरित होती है, और ये मांसपेशियों को आराम देने, दर्द से राहत और सूजन को कम करने के लिए भौतिक चिकित्सा में सहायक होती है। क्या होगी बेटा, भौतिक चिकित्सा में सहायक होने लगती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं चिकित्सा अनुप्रयोग में आप किस प्रकार कंडक्शन को कर सकते हैं, यानी कि संवहन को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि इसका मतलब क्या है, गर्म और ठंडे पैक, अगर किसी को दर्द हो रहा है पैर में, ठीक है, मांसपेशियों को आराम देना है, दर्द से राहत देना है, सूजन को कम करना है, तो उनके लिए भौतिक चिकित्सा में हम क्या कर सकते हैं, कंडक्शन का यूज करते हैं, जो मांसपेशियों के आराम देने में और दर्द में आराम मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नंबर 2 पे बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या होता है,
कन्वेक्शन। आइए कन्वेक्शन, कन्वेक्शन डेफिनेशन यानी संवहन, इसको हम संवहन भी कहते हैं। और वो क्या था, चालन। कंडक्शन का मतलब होता है चालन, और ये क्या है, कन्वेक्शन संवहन होता है। ठीक है बेटा। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए फ्लूइड, लिक्विड या गैस, यानी कि ये लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ एज द फ्लूइड इज हीटेड, यानी तरल को गर्म करते हैं, इट बिकम्स लेस डेंस एंड राइज व्हाइल कूलर फ्लूइड मूव्स इनटू रिप्लेस इट। ये प्यारे बच्चों, यानी कि कन्वेक्शन, यानी कि कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, कन्वेक्शन अभी हमने पढ़ा था कंडक्शन, अब पढ़ रहे हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है इस जब संवहन एक तरल पदार्थ तरल या गैस के माध्यम से तरल पदार्थ की गति के कारण गर्मी का स्थानांतरण होता है। जैसे जैसे तरल पदार्थ गर्म होता है तो ये कम घना हो जाता है और ऊपर उठता है, जबकि ठंडा तरल पदार्थ इसे बदलने के लिए अंदर चला जाता है। इसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं या संवहन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, हाउ इट वर्क्स, ये काम किस प्रकार करता है। तो इसको काम करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, ये किस तरीके से काम करेगा, आइए देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा ये, है ना बेटा। द वार्मर fluid rises and the cooler fluid sinks, creating a circulation pattern called convection current. This movement helps distribute heat throughout the fluid. यानी कहने का मतलब क्या है, जो गर्म तरल पदार्थ हैं वो ऊपर उठते हैं और ठंडा तरल पदार्थ नीचे गिरता है बेटा। तो जिससे संवहन धाराएं क्या होती हैं, संवहन धाराओं का जो एक पैटर्न होता है जिसे हम परिसंचरण पैटर्न बनता है, और ये गति पूरे तरल पदार्थ में गर्मी वितरित करने में मदद करती है बेटा। क्या करती है, ये गर्मी पैदा करने में मदद करती है ना बेटा। ये इसका काम क्या है, हाउ इट वर्क्स, यानी ये किस प्रकार से काम करता है। आइए बेटा आगे बात करते हैं, इसके प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। इसके प्रमुख बिंदु क्या होते हैं, इसके प्रमुख बिंदु क्या है वो आप देख लीजिए, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब क्या है बेटा, इसके कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट देखो, कन्वेक्शन कैन ऑकर इन लिक्विड्स एंड गैसेस बट इज नॉट इफेक्टिव इन सॉलिड्स, यानी संवहन तरल पदार्थों और गैसों में हो सकता है लेकिन ठोस पदार्थों में प्रभावी नहीं होता है। यानी जो बेटा हमारा जो संवहन है ना, कन्वेक्शन है ना, वो संवहन कहाँ होगा, तरल पदार्थों और गैसों में ही होगा केवल, लेकिन वो ठोस में लागू नहीं होता है। ठोस में केवल क्या लागू होता है, कंडक्शन यानी चालन की प्रक्रिया होती है ना बेटा। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल हीटिंग ऑफ वाटर एयर सच एज द वार्म एयर राइजिंग फ्रॉम हीटर, यानी यह पानी या हवा को प्राकृतिक रूप से गर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हीटर से उठने वाली गर्म हवा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये पानी या हवा को प्राकृतिक रूप से गर्म करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे हीटर से उठने वाली गर्म हवा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपको जैसे प्राकृतिक हवा चल रही है, अगर उसको हमें गर्म करना है तो उसको गर्म करना है तो हम क्या करेंगे, हीटर को आप गर्म कर दीजिए, यानी हीटर से उठने वाली गर्म हवा। तो आपने जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हीटर चला देते हैं, यानी अब तो हीटर वाले पंखे भी आते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा के रूप में हमको प्राप्त होती है, जो क्या करती है, हीटर से उठने वाली गर्म हवा का काम करती है। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट तो हमने पढ़ लिए, लेकिन मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, यानी चिकित्सा में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं, स्वीटिंग एंड एवोपरेशन। स्वीटिंग एंड इवोपोरेशन ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए। When the body gets hot, it sweats. As the sweat evaporates from the skin, heat is carried away by the air using convection currents to cool the body. यानी जब हमें पसीना आता है बेटा, तो जब पसीना आना और बाष्पीकरण,
ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि पसीना आना और बाष्पीकरण। तो इसका मतलब क्या होता है, जब शरीर गर्म हो जाता है हमारा, क्या होता है, जब शरीर गर्म हो जाता है तो पसीना निकलता है बेटा। जब पसीना त्वचा से बाष्पित होता है तो गर्मी हवा द्वारा दूर ले जाई जाती है, जो शरीर को ठंडा करने के लिए संवहन धाराओं का उपयोग करती है। हमारे शरीर में अगर गर्मी ज्यादा लग रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, यानी शरीर गर्म हो जाएगा और पसीना निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब पसीना निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे अंदर की जो त्वचा है उससे क्या होगी, यानी जो पसीना है वो त्वचा से क्या होगा, बाष्पित हो जाएगा और गर्मी, जो गर्म हवा होगी हमारे शरीर में, वो क्या होगी, वो बाहर निकलने लगेगी और शरीर हमारे लिए ठंडा हो जाएगा। और ये क्या उपयोग करता है, ये संवहन धाराओं का उपयोग भी करता है बेटा। क्या करता है, संवहन धाराओं का उपयोग करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं विकिरण की। विकिरण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। विकिरण, आइए आइए बेटा, विकिरण, डेफिनेशन ऑफ विकिरण क्या है, रेडिएशन। अगर इसकी विकिरण का मतलब होता है बी प्लस किरण, विकिरण रेडिएशन होना, रेडिएट होना, है ना बेटा। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो विकिरण क्या होता है, तो विकिरण हमारा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। बिल्कुल बेटा, यानी जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Unlike conduction and convection, radiation does not require a medium such as a solid, liquid or gas to transfer heat। यानी जो हमारी परिभाषा होती है वो विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण है। चालन और संवहन के लिए विपरीत, विकिरण को ऊष्मा स्थानांतरित करने के लिए किसी माध्यम जैसे ठोस, तरल या गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण हमारा कहां पर नहीं होगा, कहां पर नहीं होगा, यानी कि वैसे तो मतलब ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें ठोस, द्रव और गैस की कोई आवश्यकता नहीं होती है बेटा विकिरण के लिए। विकिरण कहां पे होता है, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण है केवल। ये केवल चालन और संवहन के विपरीत होता है, क्योंकि ये विकिरण के को ऊष्मा स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। आप कहेंगी इससे पहले कन्वेक्शन था, कंडक्शन था, वो तो ठोस में हो रहा था, द्रव में हो रहा था, लेकिन ये किसी में नहीं है, ये रेडिएशन है। ये किसमें है, केवल किसमें है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है विकिरण में, और कुछ नहीं है। अब आइए बात करते हैं हाउ इट वर्क्स की, यानी कि ये वर्क कैसे करता है, यानी काम कैसे करता है, कैसे काम करेगा ये भी देख लीजिए। ऑल ऑब्जेक्ट एमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर। हॉटर ऑब्जेक्ट एमिट मोर रेडिएशन। दिस एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर कूलर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि सभी वस्तुएं अवरक्त किरणों के रूप में विकिरण उत्सर्जित करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेस यानी इंफ्रारेड जो हमारी किरणें होती हैं जो हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं, तो यानी क्या है, ये सभी वस्तुएं अवरक्त किरणों के रूप में विकिरण उत्सर्जित करती हैं। उत्सर्जित विकिरण की मात्रा वस्तु के तापमान पर निर्भर करती है। गर्म वस्तुएं अधिक विकिरण उत्सर्जित करती हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, जो गर्म वस्तुएं होंगी, जितनी भी गर्म वस्तुएं हैं वो विकिरण ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करती हैं। ये ऊर्जा अंतरिक्ष यात्रा में करती हैं। ये क्या करेंगी, ये ऊर्जा अंतरिक्ष में यात्रा करती है और अन्य ठंडी वस्तुओं द्वारा अवशोषित की जा सकती है। यानी क्या होगी, ये ऊर्जा अंतरिक्ष में यात्रा करती है ना बेटा, और अन्य ठंडी वस्तुओं द्वारा क्या होता है, इसको अवशोषित कर लिया जाता है। ये इस प्रकार से काम करता है बेटा, है ना। आइए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। बिंदु क्या है वो देख लीजिए। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त विकिरण। मैंने अभी आपको बताया था
विकिरण का सबसे सामान्य रूप क्या है, वो अवरक्त विकिरण होता है। ठीक है बेटा, विकिरण का सबसे सामान्य रूप क्या है, अवरक्त विकिरण होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। रेडिएशन नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन कैन अकर थ्रू ए वैक्यूम सच एज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू द अर्थ। हाँ बिल्कुल, यानी कि जो विकिरण है वो निर्वात के माध्यम से भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, जो विकिरण है वो निर्वात के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण। यानी कि पृथ्वी पर ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य को माना जाता है। जो सूर्य है वो ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर बेटा, है ना। तो इसलिए क्या है, जो विकिरण होगा वो निर्वात के माध्यम से भी हो सकता है। किसके माध्यम से होगा, निर्वात के माध्यम से। और जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण होना। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं चिकित्सा अनुप्रयोग की। क्या होते हैं चिकित्सा अनुप्रयोग, इसके बारे में बात कर लीजिए। मेडिकल एप्लीकेशन, इंफ्रारेड लैंप्स। इंफ्रारेड लैंप क्या होते हैं, यूज्ड फॉर फिजिकल थेरेपी टू प्रोवाइड हीट टू इंजर्ड एरियाज, प्रमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड मसल्स रिलैक्सेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो भौतिक चिकित्सा में घायल क्षेत्रों को गर्मी प्रदान करने, रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने और मांसपेशियों को आराम देने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि रेडिएशन का उपयोग क्या है चिकित्सा के क्षेत्र में, आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि भौतिक चिकित्सा में जो घायल क्षेत्रों को गर्मी प्रदान करना। घायल क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट्स में आपको चोट लग जाए तो उसको क्या करेंगे, आप गर्मी प्रदान करेंगे, है ना बेटा। और गर्मी प्रदान करना, रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देना, रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देंगे। यानी जितना हमारा जो ब्लड है जितनी तेजी से परिसंचरण होगा, दौड़ेगा, उतनी हमारे शरीर में गर्मी आती है और मांसपेशियों के लिए आराम देने के लिए उपयोगी होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, इंफ्रारेड लैंप के द्वारा होता है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, बॉडी हीट रेडिएशन। बॉडी हीट रेडिएशन क्या है, द ह्यूमन बॉडी रेडिएट्स हीट टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर स्पेशली व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर। यानी जो शारीरिक ऊष्मा विकिरण है, जो शारीरिक ऊष्मा विकिरण है वो मानव शरीर अपना तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा विकीर्ण करता है। ऊष्मा को क्या करेगा, वो विकीर्ण करेगा। विकिरण का मतलब होता है फैला देना, और विशेष रूप से जब वह उच्च पर्यावरणीय तापमान के संपर्क में आता है। क्या होता है, जब वह उच्च पर्यावरणीय, क्या होगा बेटा, जब वो क्या करेगा, देखो मानव शरीर अपना तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा विकीर्ण करता है, विशेष रूप से जब वह उच्च पर्यावरणीय तापमान के संपर्क में आता है। उच्च पर्यावरणीय तापमान का मतलब यहाँ पे होता है हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ऊष्मा विकिरण होगा। ज्यादा टेम्परेचर है तभी तो ऊष्मा विकिरण होगा, तभी तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा फैलेगी, वरना कहां से फैल जाएगी भाई, है ना बेटा। आइए बात करते हैं ऊष्मा स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। कारक की बात करते हैं, कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ट्रांसफर। आइए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। द रेट एट विच हीट इज ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स वेरी फॉर ईच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण किस दर से होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस दर से होता है, ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये कारक प्रत्येक प्रकार के ऊष्मा स्थानांतरण के लिए अलग अलग होते हैं बेटा। क्या होते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो पहला कारक क्या है, चालन को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालन को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन क्या है, ये इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी में हम क्या पढ़ेंगे, मटेरियल्स हाई
materials with high thermal conductivity like metals transfer heat more efficiently than materials with low conductivity like wood or plastic. तापीय चालकता, धातु आपने देखी होगी, धातु जैसी उच्च तापीय चालकता वाली जो सामग्री होती है, जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये क्या होती हैं? ये कम चालकता वाली वस्तुएं होती हैं जो तुलना में अधिक कुशलता से ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं। धातुएं हो गई ना, यानी धातु क्या होगी? सुन लीजिए ध्यान से, तापीय चालकता जिसका ताप ज्यादा होगा, धातु जैसी उच्च तापीय चालकता वाली जो सामग्री है, यानी धातु हो गई, धातु लकड़ी और प्लास्टिक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसमें जो तुलना अगर हम करते हैं तो अधिक कुशलता किसमें होगी? ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होगा? धातुओं में होगा, ना कि हमारा लकड़ी या प्लास्टिक में होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात। टेम्परेचर डिफरेंस, नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, द ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स द फास्टर दैट द हीट ट्रांसफर। तापमान अंतर क्या होता है? तापमान अंतर, दो वस्तुओं के बीच तापमान में जितना अधिक अंतर होगा बेटा, ऊष्मा स्थानांतरण उतनी ही तेजी से हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है, यानी तापमान अंतर अगर आपको करना है तो दो वस्तुओं के बीच में, बीच के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा, ऊष्मा स्थानांतरण उतनी ही तेजी से होगा। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, आगे बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है? ए लार्ज सरफेस एरिया अलाउ फॉर मोर हीट ट्रांसफर, यानी बड़ा सतह क्षेत्र अधिक ऊष्मा अंतरण की अनुमति देता है। यानी कि जितना बड़ा क्षेत्र होगा बेटा, जितना बड़ा क्षेत्र होगा, यानी सतह क्षेत्र अधिक, उतनी ही ऊष्मा स्थानांतरण की अनुमति प्रदान हो जाएगी। यानी उतने ही बीच में क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, है ना बेटा? आइए बात करते हैं थिकनेस ऑफ मटेरियल्स की। यानी थिकनेस ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है? थिकर मटेरियल रिड्यूस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एज द हीट मस्ट ट्रेवल थ्रू ए ग्रेटर डिस्टेंस। यानी पदार्थ की मोटाई, पदार्थ की मोटाई से मतलब क्या है? मोटे पदार्थ ऊष्मा स्थानांतरण की दर को कम कर देते हैं। बिल्कुल बेटा, जितने मोटे पदार्थ होंगे उसमें ऊष्मा स्थानांतरण बहुत कम हो जाएगा, उनकी दर क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है बेटा। यानी क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, और यही पदार्थ की मोटाई है। यानी जो हीट ट्रांसफर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि मटेरियल है, ये थिकनेस ऑफ मटेरियल है, इसकी मोटाई पर डिपेंड नहीं करता। उसमें क्या होगा? उसकी दर को क्या करेंगे? वो कम कर देंगे, क्योंकि ऊष्मा को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा मोटा पदार्थ होगा उसमें कैसे भैया हीट ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्वेक्शन। देख लीजिए, ये भी है, क्या है ये? संवहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी तापमान प्रवणता। ए ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एरिया रिजल्ट्स फास्टर कन्वेक्शन। यानी जो तापमान प्रवणता का मतलब होता है गर्म और ठंडे क्षेत्र के बीच अधिक तापमान अंतर के परिणाम स्वरूप तीव्र संवहन का होना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? यानी तापमान प्रवणता है। तापमान प्रवणता से मतलब क्या होता है? गर्म और ठंडा क्षेत्र, उसका जो बीच का अधिक तापमान है ना, वो अंतर के परिणाम स्वरूप तीव्र संवहन करता है। उसका क्या होगा? तीव्र संवहन हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टी यानी कि द्रव गुण। फ्लूइड का मतलब होता है द्रव से होता है। यहाँ पे द नेचर ऑफ द फ्लूइड, एग्जाम्पल एयर और वाटर, पानी और हवा की बात चल रही है, वायु की बात चल रही है।
affects convection. The denser the fluid, the slower the rate of convection. यानी कि द्रव गुण का मतलब यहाँ पे होता है बेटा, जो द्रव की प्रकृति जैसे हवा या पानी की बात हो गई, संवहन को प्रभावित करती है, और द्रव जितना सघन होगा संवहन की दर उतनी ही धीमी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि द्रव की प्रकृति से मतलब क्या होता है कि द्रव की प्रकृति हवा पानी हो गया, इसको क्या करता है, ये संवहन को प्रभावित करती है, क्योंकि जितना द्रव सघन होगा ना और संवहन की दर उतनी ही धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी बेटा। अब बात आती वेलोसिटी ऑफ ब्लड। वेलोसिटी ऑफ ब्लड ये क्या होता है, फास्टर मूविंग फ्लूइड्स ट्रांसफर हीट मोर इफिशिएंटली ड्यू टू क्विकर मिक्सिंग। यानी द्रव का वेग, वेलोसिटी ऑफ फ्लड का मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लड का मतलब होता है बेटा द्रव का वेग। क्या होता है, ये तेज गति से चलने वाले तरल पदार्थ तेजी से मिश्रण होने के कारण अधिक कुशलता से ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी द्रव का वेग जितना अधिक होगा, जितना ज्यादा होगा, द्रव का वेग तेज गति से चलने वाले तरल पदार्थ तेजी से मिश्रण होने के कारण अधिक कुशलता से ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। यानी द्रव का वेग, गति जितना तेज होगी गति, द्रव का वेग से मतलब क्या है, तेज गति से चलने वाले तरल पदार्थ जितनी तेजी से वो चलेंगे, पदार्थ तेजी से मिश्रण होने के कारण उसमें क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव का वेग कहते हैं। आइए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडिएशन की, विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें भी कारक क्या होते हैं, इसमें भी चर्चा कर लेते हैं बेटा। आइए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडिएशन, विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें सबसे जो पहला कारक हमारा होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी बेटा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मतलब होता है द हॉटर एन ऑब्जेक्ट द मोर रेडिएशन इट एमिट्स। यानी तापमान का मतलब क्या है, कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है वह उतना ही अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। यानी विकिरण का मतलब क्या होता है, यहां पर जितनी वस्तु गर्म हो जाएगी विकिरण उतना ही ज्यादा होगा, यानी विकिरण उतना ही ज्यादा उत्सर्जित हो जाएगा। ये किस पर डिपेंड करता है, वस्तु की अधिक गर्माहट पर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी यानी कि उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता से मतलब क्या है बेटा, यहां पर इसका मतलब यह है कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एमिट रेडिएशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सरफेस प्रॉपर्टीज। डार्क रफ सरफेस एमिट मोर रेडिएशन देन लाइट स्मूथ एंड सरफेस। यानी जो उत्सर्जन क्षमता कहां पे ज्यादा होगी, यानी किसी पदार्थ की विकिरण उत्सर्जित करने की क्षमता उसकी सतह के गुणों से प्रभावित होती है, जैसे कि गहरे रंग की, खुरदरी सतह, हल्की चिकनी सतहों की तुलना में अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी जो उत्सर्जन क्षमता है, तो किसी पदार्थ की विकिरण उत्सर्जन करने की क्षमता उसकी सतह के गुणों से प्रभावित होती है, जैसे गहरे रंग की खुरदरी सतह, गहरे रंग की खुरदरी सतह हल्की चिकने सतहों की तुलना में अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। यानी गहरे रंग की, गहरा रंग होना चाहिए, वहां पर विकिरण ज्यादा होगा, वहां पर रेडिएशन ज्यादा होगा, है ना बेटा। आगे बात करते हैं डिस्टेंस की, दूरी। दूरी का मतलब क्या, द फर्दर एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम अ हीट सोर्स द लेस रेडिएशन इट विल एब्जॉर्ब। यानी दूरी का मतलब यहां पे होता है कोई वस्तु ऊष्मा स्रोत से जितनी दूर होगी वह उतना ही कम विकिरण अवशोषित करेगी बेटा। यानी कि जो ऊष्मा है, कोई ऊष्मा स्रोत जितनी, कोई वस्तु ऊष्मा स्रोत से जितनी दूरी होगी वह उतना ही कम
विकिरण अवशोषित करेगी बेटा। क्या करेगी? विकिरण अवशोषित करेगी। आइए आगे बात करते हैं नर्सिंग में ऊष्मा स्थानांतरण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में ऊष्मा स्थानांतरण के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि विभिन्न प्रकार की नर्सिंग प्रथाओं के लिए नैदानिक सेटिंग्स में ऊष्मा स्थानांतरण को समझना बेटा महत्वपूर्ण होता है। अंडरस्टैंडिंग हीट ट्रांसफर इज वाइटल इन क्लिनिकल सेटिंग्स फॉर अ वैरायटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो नर्सिंग प्रथाओं के लिए नैदानिक सेटिंग्स में ऊष्मा स्थानांतरण को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन इन द बॉडी, यानी शरीर में तापमान विनियमन किस प्रकार से होता है। तो यानी कि शरीर में तापमान का विनियमन ये किस तरीके से होता है विनिमय, तो इसमें भी क्या होगा, द बॉडी इज वेरियस हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स टू मेंटेन इट्स इंटरनल टेम्परेचर, यानी कहने का मतलब क्या है, जो शरीर अपने आंतरिक तापमान को बनाए रखने के लिए विभिन्न ऊष्मा हस्तांतरण तंत्रों का उपयोग करता है बेटा। जो हमारा बॉडी है ना, बॉडी यानी कि जो हमारी बॉडी है वो शरीर अपने आंतरिक तापमान को बनाए रखने के लिए विभिन्न ऊष्मा हस्तांतरण तंत्रों का उपयोग करता है। क्या करता है? तंत्रों का उपयोग करता है। जैसे आइए बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन अभी पढ़ाया था इससे पहले। कन्वेक्शन देखिए, कन्वेक्शन ब्लड सर्कुलेशन helps maintain temperature while transferring heat from the body's core to the skin where it can be lost through convection, यानी संवहन का यहाँ पे तात्पर्य क्या है बेटा, जो रक्त परिसंचरण शरीर के केंद्र से त्वचा तक गर्मी स्थानांतरित करके तापमान को बनाए रखने में मदद करता है बेटा। क्या करता है? मदद करता है, जहां इसे संवहन के माध्यम से खो दिया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या है, जो रक्त परिसंचरण शरीर के केंद्र से, जो हमारा रक्त संचरण है ना, वो शरीर के केंद्र से त्वचा तक गर्मी स्थानांतरित करता है और तापमान को बनाए रखता है पूरी हमारी बॉडी के अंदर, जहां इसे संवहन के माध्यम से हम खो भी सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? द बॉडी रेडिएट्स एक्सेस हीट टू द एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली when exposed to sunlight or warm environments, यानी कि विकिरण का मतलब यहां से है जो शरीर पर्यावरण में अतिरिक्त गर्मी विकीर्ण करता है और विशेष रूप से जब सूर्य के प्रकाश या गर्म वातावरण के संपर्क में आता है, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन या विकिरण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं हीट एंड कोल्ड थेरेपीज, गर्मी और ठंड चिकित्सा। गर्मी और ठंड चिकित्सा का मतलब यहाँ पे क्या है, आइए देखते हैं। ठंड, आइए मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं गर्मी और ठंड। हीट एंड कोल्ड थेरेपीज, गर्मी और ठंड चिकित्सा। इसका मतलब क्या है? हीट एंड कोल्ड आर कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स फॉर पेन रिलीफ एंड टिश्यूज हीलिंग। द फॉलोइंग आर कॉमन एप्लीकेशन। यहाँ पर कुछ बेटा जो दर्द से राहत और ऊतक उपचार के लिए चिकित्सा उपचार में गर्मी और ठंड का आमतौर उपयोग किया जाता है, जो कि हम निम्नलिखित सामान्य अनुप्रयोग कर सकते हैं, वो हम किस प्रकार से करेंगे। यानी कि हम गर्मी और ठंड चिकित्सा किस प्रकार करते हैं? या तो दर्द होगा या उपचार में, है ना बेटा, ऊतक उपचार हो या चिकित्सा उपचार में गर्मी या ठंड का आमतौर पर उपयोग करने के लिए हम निम्न सामान्य अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हीट थेरेपी। तो सबसे पहले हीट थेरेपी का मतलब क्या होता है? हीट थेरेपी देख लीजिए। हीट थेरेपी में क्या होता है कि जब हॉट पैक्स और हीटिंग पैड्स आर यूज्ड टू रिलीव मसल्स पेन, स्पैज्म एंड जॉइंट stiffness, heat
promotes vasodilation, improving blood flow to the affected area। यानी जो हीट थेरेपी होती है यानी गर्म चिकित्सा होती है, उसमें क्या होता है कि जो मांसपेशियों में दर्द हो, ऐंठन हो, जोड़ों की अकड़न से राहत पाने के लिए हम गर्म पैक या हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं बेटा। जिससे क्या होता है, गर्मी वासोडिलेशन को बढ़ावा देती है और जिससे प्रभावित क्षेत्र में रक्त प्रवाह में सुधार होता है। यानी कि हम हीट थेरेपी का प्रयोग कहाँ करेंगे? हीट का मतलब क्या होता है, ठंडे क्षेत्र होते हैं या कहीं भी हो सकता है, सर्दियों में भी होता है कि हमारे जो शरीर में होता है वो खून का थक्का जमने लगता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हीट थेरेपी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो आसानी से चला जा सके। तो इसमें क्या होगा, हीट थेरेपी में मांसपेशियों में दर्द हो, ऐंठन हो और जोड़ों की अकड़न हो, तो इनमें इनको दूर करने के लिए, इनसे बचाव के लिए हम गर्म पैक या हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गर्मी वैसोडिलेशन को बढ़ावा देती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में रक्त प्रवाह में हमारे लिए सुधार उत्पन्न हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन क्या है? हीट इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट। यानी चालन, चालन का मतलब क्या होता है, गर्म वस्तु के सीधे संपर्क के माध्यम से शरीर में ऊष्मा स्थानांतरित होती है। यानी कंडक्शन का मतलब क्या है, गर्म से, यानी कोई भी गर्म वस्तु के सीधे संपर्क में माध्यम से शरीर में ऊष्मा स्थानांतरित होना। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होगा कंडक्शन का? चालन, गर्म वस्तु के सीधे संपर्क के माध्यम से शरीर में ऊष्मा स्थानांतरित होना कंडक्शन। ठीक है बेटे, आइए आगे बात करते हैं कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी क्या होता है? आइस पैक्स या कोल्ड कंप्रेस आर अप्लाइड टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन स्पेशली आफ्टर इंजरीज और सर्जरीज। यानी जो शीत चिकित्सा होती है, यानी कोल्ड थेरेपी यानी ठंडा, यानी सिकाई करते हैं, ठंडी चिकित्सा भी करते हैं। तो ठंडी चिकित्सा का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, सूजन हो या दर्द हो, इसको कम करने के लिए हम बर्फ की पट्टियां या ठंडी पट्टियां लगाई जाती हैं, विशेष रूप से चोट या सर्जरी होने के बाद। अगर किसी के लिए बेटा चोट लग जाती है या सर्जरी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, शीत चिकित्सा का हम प्रयोग करते हैं। अगर आपके कभी चोट लग जाए, पैर में ठोकर लग जाती है, तो सबसे बढ़िया है, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे दादाजी हैं, बाबा हैं, यानी कि मेरे दादा अभी भी मुझे अगर कोई चोट लग जाती है पैर में, तो कहते हैं अरे जा बेटा जल्दी से जा और नल पे ठंडा पानी डाल लिया। तो इससे क्या होता है, यानी कि शीत चिकित्सा का कार्य करता है। आपके जो दर्द है वो बहुत ही हद तक कम हो जाता है, आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार जो हमारे नर्सिंग के क्षेत्र में होता है, शीत चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बर्फ की पट्टियां या ठंडी पट्टियां लगाई जाती हैं, जो विशेष रूप से चोट हो या सर्जरी के बाद इनका प्रयोग किया जाता है ना। आइए आगे बात है कंडक्शन। कंडक्शन, cold is transferred from the pack to the body to reduce inflammation and numb the area। यानी चालन, चालन से मतलब क्या है, सूजन को कम करने और क्षेत्र को शून्य करने के लिए ठंड को पैक से शरीर में स्थानांतरित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी क्या करते हैं, अगर सूजन को कम करना है और उस किसी एरिया को शून्य करना है, तो हम क्या करते हैं, उस ठंड को पैक से शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। यानी उससे क्या करेंगे, उस एरिया को ठंडा कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, ज्यादा अधिक देर तक अगर आप बर्फ को हाथ पर रख लेते हैं, तो उतना ही एरिया हमारा बिल्कुल शून्य पड़ जाता है, ठंड लगती है कि अगर आप उसको थोड़ा सा नोच भी लेते हैं ना, या कोई पिन वगैरह चुभो देते हैं, तो आपको इतना दर्द महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उतना एरिया शून्य हो जाता है। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी कि संवहन। संवहन का मतलब क्या है, इन केस वेयर एयर और फ्लूइड्स सर्कुलेट around the body like with fans or cooling devices, heat can be transferred away by the convection। यानी संवहन का मतलब क्या होता है, ऐसे मामलों में जहां हवा या तरल पदार्थ शरीर के चारों ओर घूमते हैं, जैसे पंखे या शीतलन उपकरण के साथ, ठीक है बेटा, गर्मी को संवहन द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कन्वेक्शन, संवहन, यानी जहां पर हवा या तरल पदार्थ
शरीर के चारों ओर घूम रहे हो, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, जैसे पंखा है, शीतलन उपकरण है, शीतलन का मतलब जो ठंडी हवा देते हैं, शीतलन का मतलब ठंडा, जो गर्मी को संवहन द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। वहां पर हम क्या करेंगे, गर्मी को संवहन द्वारा स्थानांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, संवहन, ठीक है बेटे। आइए आगे बात करते हैं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, शारीरिक तापमान की निगरानी और प्रबंधन, शारीरिक तापमान की निगरानी और प्रबंधन, इसका मतलब क्या होता है, नर्सेस रेगुलरली मॉनिटर अ पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर यूजिंग थर्मोमीटर्स, oral rectal auxiliaries to detect fever, hypothermia और हाइपोथर्मिया। यानी जो बुखार होता है बेटा, हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया, बात एक ही होती है, का पता लगाने के लिए नर्सें नियमित रूप से थर्मामीटर यानी कि मौखिक, मलाशय, कांख का उपयोग करके रोगी के शरीर के तापमान की निगरानी करती हैं, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, शारीरिक तापमान की निगरानी में आप क्या करेंगे, यानी बुखार कब आएगा, जो हमारा सामान्य टेम्परेचर होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर टेम्परेचर हो रहा है तो आपको बुखार हो जाता है बेटा। और हाइपोथर्मिया कब होता है, तो इससे नीचे की जो अवस्था होती है, अगर 37 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे टेम्परेचर आ रहा है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर नीचे टेम्परेचर आ रहा है, तो वो क्या होगा, कितना होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं हाइपोथर्मिया की। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हाई बॉडी टेम्परेचर कैन मैनेज यूजिंग कूलिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन कन्वेक्शन, कंडक्शन या वेपोरेशन। हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का उच्च तापमान है, मैंने अभी बताया था कि शरीर के उच्च तापमान को संवहन, चालन या बाष्पीकरण पर आधारित शीतलन तकनीकी का उपयोग करके प्रबंधित किया जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, हाइपोथर्मिया लो बॉडी, यानी हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, यानी दो वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि हाइपोथर्मिया में क्या होगा, शरीर का कम तापमान होगा, हाइपोथर्मिया में कम हो गया, और हाइपरथर्मिया में शरीर का उच्च तापमान होगा, जो कि बुखार का काम करेगा, यानी उच्च तापमान पर पहुंच जाना, ठीक है बेटा। तो यानी कि इसमें क्या करते हैं, शरीर का कम तापमान के लिए शरीर को गर्म करने की आवश्यकता होती है, जिसे गर्म कंबल, गर्म फोर, तरल पदार्थ या हीटिंग पैड कंडक्शन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हमें क्या करना है, शरीर का कम तापमान है तो उसको हम क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे। तो गर्म हम किस प्रकार से कर सकते हैं, या तो हीटर का प्रयोग कीजिए, या हीटिंग पैड का इस्तेमाल कीजिए, या उसको गर्म कंबल उड़ा दीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है बेटा। आइए आगे बात करते हैं। आइए, जलन और घाव की देखभाल। जलन और घाव की देखभाल से मतलब क्या है, बर्न्स एंड वाउंड केयर। जलन और घाव की देखभाल, अगर कोई व्यक्ति जल जाता है या उसके घाव जाते हैं तो उसमें हम किस प्रकार से क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न्स, यानी फर्स्ट डिग्री बर्न्स का मतलब क्या होता है, यानी माइनर बर्न्स आर ट्रीटेड बाय अप्लाइंग कूल वाटर कंडक्शन टू रिड्यूस टेम्परेचर। यानी कि जो प्रथम डिग्री जलन है उससे मतलब क्या होता है, मामूली जलन, प्रथम डिग्री जलन या मामूली सी जलन हो तो इसका उपचार तापमान कम करने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करके किया जाता है। अगर किसी को बेटा फर्स्ट डिग्री बर्न्स है, अगर थोड़ा सा मामूली से जल गया है तो उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि उसमें तो जलन मचेगी, यानी गर्म है, गर्मी पैदा हो जाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठंडे पानी से उसका हम छिड़काव कर देंगे और उसकी जलन होगी वो कम हो जाएगी। आइए आगे बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न्स। तो सेकंड एंड थर्ड में क्या होता है बेटा, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड मे इन्वॉल्व कूलिंग द वाउंड विद आइस और कोल्ड कंप्रेसेस टू मैनेज पेन एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। यानी द्वितीय और तृतीय डिग्री के जलने के लिए
विशेष उपचार की आवश्यकता होती है बेटा। इसमें दर्द को कम करने और आगे की क्षति को रोकने के लिए घाव को बर्फ या ठंडी पट्टियां लगाकर शामिल करना हो जाता है। इसमें क्या करना है, अगर कोई ज्यादा व्यक्ति जल गया है तो इसमें बेटा क्या करते हैं, उनके घाव हो गए हैं या घाव उसके ज्यादा जल गए हैं, घाव पड़ गए हैं, तो उसमें क्या होगा, बर्फ की जो ठंडी पट्टियां होती हैं वो उनको वहां पे लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि ठंडी पट्टियां लगा करके उनके घाव को भर दिया जाता है और उनकी जो जलन होती है उसमें राहत मिल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण का नैदानिक महत्व। आइए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हीट ट्रांसफर। ऊष्मा स्थानांतरण का नैदानिक महत्व क्या है, इसको हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा फीवर मैनेजमेंट। तो फीवर मैनेजमेंट यानी कि बुखार प्रबंधन। फीवर इज अ कॉमन साइन ऑफ इन्फेक्शन वेयर द बॉडीज टेम्परेचर रेगुलेशन इज altered. Nurses must understand the mechanism of heat transfer to manage fever effectively. यानी जो बुखार जो संक्रमण है ना, जो बुखार होता है हमारा, वो संक्रमण का एक आम संकेत देता है, जिसमें शरीर का तापमान विनिमय हो जाता है, जो बदल जाता है। तो बुखार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नर्सों को गर्मी हस्तांतरण के तंत्र को समझना आवश्यक होता है। यानी बुखार कब आएगा, बुखार आपको तब आता है जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर आपका टेम्परेचर हो जाता है तो आपको बुखार आ जाता है बेटा। तो इसको नर्सों के लिए इस हस्तांतरण के तंत्र को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। स्वीटिंग यानी पसीना आना। स्वीटिंग को हम कहते हैं बेटा पसीना आना। इवेपोरेशन ऑफ स्वीट हेल्प्स कूल द बॉडी व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। जब तापमान अधिक हो तो पसीने का बाष्पीकरण शरीर को ठंडा करने में मदद करता है बेटा। अगर पसीना आ गया, अगर आपकी बॉडी बहुत गर्म हो रही है और अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपकी बॉडी 100% ठंडी हो जाएगी। ये हमारा पसीने का बाष्पीकरण से संबंधित होता है। यानी कि जो क्या है, पसीने का बाष्पीकरण अगर हो जाता है तो ये ठंडा करने में मदद करता है। क्या करता है, ठंडा करने में मदद करता है। आइए आगे बात करते हैं। हीट लॉस थ्रू रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का नुकसान क्या हो सकता है। द बॉडी कैन रेडिएट heat to the environment when exposed to cold और neutral environments। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब ठंडे या तटस्थ वातावरण के संपर्क में आने पर शरीर पर्यावरण में ऊष्मा का विकिरण कर सकता है। यानी कि जो विकिरण का उपयोग है, यानी कि विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का नुकसान भी होता है बेटा। और नुकसान कहाँ होता है, जहां ठंडे या तटस्थ वातावरण के संपर्क में आ जाए तो शरीर पर्यावरण में ऊष्मा का विकिरण कर सकता है। विकिरण का मतलब भी मैंने आपको समझाया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। हीट स्ट्रोक एंड हाइपोथर्मिया। हीट स्ट्रोक एंड हाइपोथर्मिया, हीट स्ट्रोक और हाइपोथर्मिया, इसका आप देख लीजिए। हीट स्ट्रोक का मतलब occurs when the body's heat regulation fails, causing a dangerous rise in body temperature. Cooling methods using convection and evaporation are crucial to treat heat stroke. ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हीट स्ट्रोक का मतलब क्या है यहाँ पे, ये तब होता है जब शरीर का ताप विनिमय विफल हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। संवहन और बाष्पीकरण का उपयोग करके शीतलन विधियां हीट स्ट्रोक के उपचार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। हीट स्ट्रोक का मतलब क्या है, यहाँ पर हीट स्ट्रोक से मतलब हो गया, ये जब होता है जब शरीर का ताप जो है वो विनिमय में विफल हो जाए, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाए। संवहन और बाष्पीकरण का
उपयोग करके शीतलन विधियां हीट स्ट्रोक के उपचार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर किसी के लिए ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, संवहन और बाष्पीकरण कम और ज्यादा हो जाए, संवहन ज्यादा हो जाए, बाष्पीकरण यानी पसीने को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो उसकी बॉडी क्या होगी, यानी कि ठंडी पड़ जाएगी। ये जो हमारी गर्म जो ऊष्मा है, हीट है, वो शरीर में गर्माहट पैदा करती है और पसीने के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, शीतलन विधियों के द्वारा हीट स्ट्रोक के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए बात करते हैं हाइपोथर्मिया की। हाइपोथर्मिया क्या है, इसको भी देख लीजिए। occurs when the body temperature drops below normal, the patient may be warmed using conduction, heated blankets or warm fluids, convection, warm air and radiation, sunlight exposure. हाइपोथर्मिया ये जब होता है बेटा, जब शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाए। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर मान लीजिए जो हमारा सामान्य ताप है, अगर वो अगर कम हो गया है, अगर उसको कम हो गया है तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। सामान्य ताप से कम तापमान कम है तो हाइपोथर्मिया। तो रोगी को चालन, चालन का मतलब क्या होता है, गर्म कंबल या गर्म तरल पदार्थ से सिकाई करना, उसको ढक देना, जिससे क्या होगा, संवहन से गर्म हवा मिल जाएगी उसको। और विकिरण से क्या होगा, विकिरण का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश के संपर्क का उपयोग करके उसको गर्म किया जाता है। यानी कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म कंबल उड़ा दीजिए, गर्म तरल पदार्थ का उपयोग कर लीजिए, संवहन कर लीजिए, यानी गर्म हवा दे दीजिए उसको। या विकिरण को क्या करेंगे, विकिरण का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना। इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी को हम गर्म कर सकते हैं। यह हाइपोथर्मिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए यहां पर बेटा एक टेबल दे रखी है, जो हम इसका कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, यानी किस तरीके से हमने इस टॉपिक को समझा, यानी समराइज जिसे कहते हैं, समरी के रूप में एक टेबल दे रखी है। तो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म एग्रोमैथिक यंत्र या मेमोरिक यंत्र के बारे में बताएंगे। अमेरिका तंत्र, ठीक है। हीट ऑफ ट्रांसफर, ऊष्मा अंतरण का प्रकार, ऊष्मा हस्तांतरण, ठीक है बेटा। सबसे पहला आता है कंडक्शन। कंडक्शन देख लीजिए, प्रभाव पथ भी कहते हैं, संवहन भी कहते हैं इसे, कंडक्शन, ठीक है। जैसे इसकी डेफिनेशन, हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क, बिल्कुल सामने आमने सामने माध्यम में ऊर्जा स्थानांतरण हो रहा है। जैसे हॉट एंड कोल्ड पैक मसल्स थेरेपी, पेन रिलीफ, यानी गर्म और ठंडे पैक होते हैं, आप दिखाई देते हैं। मांसपेशी चिकित्सा, दर्द से राहत, तो इसमें क्या होगा, ये प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यानी किसी को चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको सिकाई करते हैं, चाहे ठंडी सिकाई हो या गर्म सिकाई हो, तो उसके टैग बना दिए जाते हैं, तो हमें दिखाई देते हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा का हस्तांतरण कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय फ्लूइड, लिक्विड और गैस मूवमेंट, यानी कि द्रव या गैस गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। इसमें क्या होगा, द्रव या गैस का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होगा, कंडक्शन हो जाता है। कंडक्शन इससे पहले में बताया कन्वेक्शन हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, कन्वेक्शन। तो इसमें क्या होगा, रक्त परिसंचरण, पसीने का बाष्पीकरण और पंखे से ठंडक प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, इसको हम चिकित्सा अनुप्रयोग में प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन के बारे में देख लीजिए। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन से मतलब है यहाँ पर विकिरण से। विकिरण कहाँ होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण करना विकिरण कहलाता है। जैसे कि इंफ्रारेड थेरेपी, शरीर की गर्मी विकिरण, इसे किस तरीके से होगा, ये रेडिएशन के अंतर्गत हम इसको जान सकते हैं। ये प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष के तौर पे अगर हम इसको देखें तो निष्कर्ष में हमने अभी तक पढ़ा कि हमने किस तरीके से हीट ऑफ ट्रांसफर के बारे में भी देखा। तो कंक्लूजन में इसमें देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग हीट ट्रांसफर इज फंडामेंटल टू नर्सिंग प्रैक्टिस एज इट अप्लाइज टू पेशेंट केयर
in areas such as temperature regulation, the treatment, injuries, and the management of conditions like fever, heat stroke, and hypothermia. Nurses must be able to apply the principle of heat transfer, conduction, convection, and radiation. Maintain optimal patient health and comfort. हीट ट्रांसफर कितना महत्वपूर्ण है नर्सिंग अभ्यास के लिए, है ना बेटा। यानी कि ऊष्मा हस्तांतरण को समझना नर्सिंग अभ्यास के लिए एक मौलिक धारणा होती है, क्योंकि ये तापमान विनिमय, चोटों के उपचार के लिए, बुखार के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए और हाइपोथर्मिया के लिए जैसे प्रबंधन क्षेत्रों में रोग की देखभाल के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नर्सों को इष्टतम रोगी स्वास्थ्य और आराम बनाए रखने के लिए ऊष्मा हस्तांतरण, देख लीजिए बेटा, ऊष्मा हस्तांतरण यानी ट्रांसफर करना, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, चालन के रूप में, संवहन के रूप में और विकिरण के रूप में, है ना बेटा। इनके सिद्धांतों को लागू करने में हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हम किस प्रकार से हीट ऑफ ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इनके कुछ प्रकार होते हैं जो हमने बारी बारी से अध्ययन किए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करें। ठीक है बेटा, आइए आज की क्लास में यहीं तक आज हम रखते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इसी तरीके से बारी बारी से आप टॉपिक को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मैं आशा करता हूं कि आने वाले जो नर्सिंग की जो हमारी परीक्षा है उसमें आप 100% बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपका रिजल्ट भी 100% जाएगा। और इसी कामना के साथ आज के टॉपिक में यहीं तक और आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।